जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये डाउट क्लियरिंग सेशन है। जो भी लोग हमारे ऐप के माध्यम से कोई भी कोर्स सीख रहे हैं, ये उन सब विद्यार्थियों के लिए हम लोगों ने ये डाउट सेशन रखा है। और चाहे वो लाल किताब के विद्यार्थी हैं या वैदिक ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, पढ़ते समय कोई दिक्कत आए तो आप हर संडे जो 11 बजे हमारा ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन चलता है, इसमें आप भाग लेकर के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हाँ, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चारू जी का ही लेते हैं। चारू गुप्ता, चारू राठी, सॉरी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, एक चीज मुझे पूछनी थी। एक कर्क लगन की कुंडली में 7th एंड 8th हाउस का लॉर्ड शनि होता है। जी। अगर ये 8th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में आके ऊंच का हो जाए हम्म। तो, और इसकी दशा भी चल रही हो, शनि की दशा चल रही हो, तो क्या हम्म। ये शनि का बुरा प्रभाव कर्म क्षेत्र में पड़ सकता है? जॉब छूटना या नौकरी में दिक्कत होना? क्योंकि ये हो तो ऊंच का गया है, लेकिन ये 10th, ये 8th हाउस का लॉर्ड है। चारू जी, चेक करो कि सूरज कहाँ पर बैठा है। अच्छा। जब भी सूर्य शनि को देखें, सूरज को जरूर देखें। सूरज फर्स्ट हाउस में। हाँ, सूरज फर्स्ट हाउस में, बहुत बढ़िया। पहली बात तो सप्तमेश और अष्टमेश होने के कारण शनि को मार्गकेश का रोल प्राप्त हुआ है। हम्म। मारक दशाएं मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों फ्रंट पर अपनी परेशानियां पैदा कर सकती। अब प्रश्न है आपका नौकरी से रिलेटेड, तो शनि स्वयं नौकरी के कारक हाँ। है। ग्रह चाहे आपको अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, हमेशा अपनी कारक चीजों का ही रिजल्ट देगा। या जिस भाव में बैठेगा उस भाव के रिजल्ट देगा, या जिस भाव को या ग्रह को देखेगा उस पर ही अपना परिणाम देगा। तो नौकरी के सबसे बड़े कारक ग्रह ही शनि है, तो वो नौकरी के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। ठीक है। उच्च के होने का तात्पर्य ये नहीं कि वो अपनी दशा में नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, बल्कि अगर मार्क ग्रह ज्यादा स्ट्रोंग हो गया तो उसके परिणाम, जो नेगेटिव परिणाम है, उसमें बढ़ोतरी होने के चांस हो जाते हैं। अच्छा। पर जब दशा नहीं होगी तो ये उच्च का शनि हमें अच्छे परिणाम देता है। एक्चुअली में ज्योतिष में ट्विस्ट काफी है, और ये ट्विस्ट जब तक हम लंबे समय तक ज्योतिष के क्षेत्र में नहीं बने रहते, हमें समझ में नहीं आते। जैसे जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि अगर कोई ग्रह उच्च का है तो उसमें पॉजिटिव असेंस है, यानी कि सकारात्मकता भरी पड़ी है। पर अगर वही ग्रह का रोल बदल जाए तो मामला गड़बड़ा जाता है। इसीलिए जब तक, चाहे आप लाल किताब सीखें, चाहे आप वैदिक ज्योतिष सीखें, जब तक आप फलादेश करने की टेक्निक पर हार्ड वर्क नहीं करेंगे, और फलादेश करने के लिए दशा सिस्टम पर मजबूती प्राप्त करना बहुत जरूरी है। ये चीज हमें समझनी हो। अक्सर विद्यार्थी ये गलती करते हैं, 5-7 महीना पढ़ के, साल भर पढ़ करके वो ज्योतिष को ये मान बैठते हैं कि तो हमें समझ में आ गया कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, कौन किसको देखता है, कौन किसको नहीं देखता है, और उच्च का नीच का ये सब समझ में आ गया। उसके बाद वो साइड में हो जाता है।
और ये समझ करके कि उसको सारा ज्योतिष आ गया, और यहीं पर वो बड़ी मिस्टेक कर देता है। वो वाली बात है कि हाथी निकल गया और पूंछ रह गई, और पूंछ जब तक रह जाती है हाथी फंसा ही रहता है, वो निकल नहीं पाता। सही तो ये बात। जो दशा सिस्टम है, ये समझो, चाहे कोई भी पैथी हो, ये बिग बॉस है। कोई भी कुंडली काम नहीं करती बिना सिस्टम के, हम्म। बिना दशा सिस्टम के। अगर दशा पे पकड़ नहीं बनी तो समझ लो पूरे ज्योतिष में कुछ भी आपकी पकड़ नहीं। बात को कहना का तरीका आपका भिन्न हो सकता है। कभी कभी दशाएं सामने वाले की बुरी चल रही होती हैं, पर बंदा डिप्रेशन का पेशेंट होता है, डिप्रेशन काफी समय से चल रहा होता है। अब उसको मोटिवेशन देने के लिए हमें कई बार बातों को ट्विस्ट भी करना पड़ता है, यानी उसे होप दिखानी पड़ती है। उसे कहना पड़ता है, नहीं भाई तेरी कुंडली बहुत बढ़िया है, तो चिंता ना कर, तेरा समय जल्दी, बहुत जल्दी तेरा समय ठीक होने वाला है। अगर उसको पॉजिटिव बात नहीं करेंगे तो वो और भी गहरे डिप्रेशन में जा सकता है, क्योंकि वो पहले ही दवाइयों पे चल रहा है, पहले ही वो परेशानियों में चल रहा है। और ऐसे में अगर उसको होप ना दिखाई दे, बात अलग। पर एक ज्योतिष को एक अच्छा आविष्कारक, रिसर्चर होना चाहिए, और बहुत ही निष्पक्ष, निष्ठुर निष्पक्ष होना चाहिए। निष्ठुर निष्पक्ष का मतलब होता है कि बिल्कुल भी पक्षपात नहीं करे। अच्छा हो या बुरा हो, जो है उसे स्वीकार करने की ताकत और हिम्मत उसमें होनी चाहिए। अर्थात जब भी लगे कि ये चीज फेवर में नहीं है, पर मुझे ये बात नहीं कहनी, वो आप मैनिपुलेट कर सकते हो, बट आपको जरूर समझ में आनी चाहिए कि मामला बहुत गड़बड़ है। अगर ये आपको ही समझ में नहीं आ रहा है तो वो चीज, वो बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि एक चिंता का विषय, इसे हम कह सकते हैं। ठीक है। तो शनि नौकरी छुड़वा भी सकता है, फोर्थ हाउस से रिलेटेड तकलीफें भी पैदा कर सकता है, घर परिवार में भी तनाव का वातावरण बना सकता है, क्योंकि चौथे भाव में बैठ के एक तो खुद कारक है और ऊपर से वो दसम भाव को भी देखता है, यानी कार्य के ऊपर भी वो दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो डेफिनेटली जॉब छुड़वा भी सकता है, या जॉब में बहुत ज्यादा परेशानियां पैदा कर सकता है। ठीक है बाकी गुरुजी। इसका फैसला हम्म। बहुत अच्छे से अगर कभी समझना हो तो कुंडली का D10 चार्ट, जिसे हम हम्म। दसमांसा कुंडली कहते हैं। दसमांश कुंडली आपका वर्क प्लेस, ये समझो हम्म। कि आपका ऑफिस है। आपके ऑफिस में क्या प्रॉब्लम आ रही है या क्या आ सकती, आपके सबॉर्डिनेट्स आपका साथ देंगे कि नहीं देंगे, आपके एम्प्लॉयज के साथ प्रॉब्लम चल रही है, आपके बॉस के साथ चल रही है, या आपके कंपनी के हालात कैसे चल रहे हैं, कैसे नहीं चल रहे हैं, वो सब इंटरनल जो मामले होते हैं कर्म क्षेत्र से रिलेटेड, वो सभी के सभी D10 चार्ट से और भी ज्यादा अच्छे तरीके से उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं या उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो D10 चार्ट इसमें बहुत ही उत्तम रोल निभाता गुरुजी आप कब स्टार्ट करेंगे D10 चार्ट का? मैं तो कब से ही वेट कर रही हूँ। है। 27 जनवरी से हमारा ये 1 ईयर लाल किताब कोर्स हम शुरू कर रहे हैं। और ये 1 ईयर लाल किताब कोर्स मैंने इसीलिए किया है ताकि मुझे दूसरा कोर्स पढ़ाने की थोड़ा सा सहूलियत मिल जाए, मुझे टाइम मिल जाए। इसलिए मैंने इस लाल किताब कोर्स में केवल महीने में 5 क्लासेस रखी है, ताकि मुझे थोड़ा वक्त मिल सके। और मैं अगला जो कोर्स आ रहा है मेरा, वो फरवरी में, वो डिविजनल चार्ट्स पर ही आ रहा बहुत बढ़िया। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। है। मैंने अलग अलग क्लासेस में तो सारे डिविजनल चार्ट्स पढ़ाए हैं वैसे, पर हमारे ही टीचर्स की क्लास में जाकर के पढ़ाए हैं। मैंने एक सुर के अंदर पूरे के पूरे डिविजनल चार्ट्स एक क्लास के रूप में नहीं पढ़ाए थे, ऑनलाइन।
मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। ऑफलाइन तो मैं कई बार डिविजनल चार्ट्स करवा चुका हूँ, डिविजनल चार्ट्स के कोर्स करवा चुका हूँ। और तो इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हम डिविजनल चार्ट्स आपसे सुनना चाहते हैं। यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, जिन्होंने D20 चार्ट सुना है या D60 सुना है, D30 मेरा सुना है, या सप्तमांश कुंडली सुनी है, तो वो चाहते हैं कि मेरे से सीखें वो। तो उनको देखते हुए हम लोग फैसला किया है कि हम लोग फरवरी में लेकर के आ। ठीक है गुरुजी। अच्छा, बस एक चीज और मुझे पूछनी थी गुरुजी, वो एक प्रश्न बाकी था। बाकी बहुत लोग हैं चारों जी, एक अच्छा, एक ठीक करके है, ना ठीक है, दोबारा नंबर आएगा, देखो नहीं कोई बात फिर नहीं। ये सभी लोग कहेंगे ये भागना जरूर। देखो फ्री वाले में एक समस्या भी है, फ्री में लोग अपना क्वेश्चन पूछ के भाग जाता है, वो नहीं कहता है बस नहीं। अब निपट गया। हाँ, तो फिर वो कहेंगे एक को इंटरटेन करते रहते हो गुरुजी, आप जो है बाकियों का क्वेश्चन नहीं लेते हैं, तो ठीक हमें है सब गुरुजी, कुछ ठीक। देखना है। दोबारा थैंक यू। आऊंगा, कोई बात नहीं, समय मिला जरूर करेंगे। हाँ, हर्षवर्धन जी। जी। जी बताएं। अच्छा सर, दो चीज है। एक तो आपने बताया था कि अगर शनि फोर्थ में हो तो घर नहीं बनाना चाहिए, या घर बना बनाया लेना चाहिए। क्यों? लेकिन अगर कोई जो है अपना, जैसे उसने कोई लैंड ले ली और उस पर कुछ फार्म हाउस टाइप बनाना चाह रहा है या इस तरह का कुछ, तो फिर क्या करना चाहिए उसको? हर्षवर्धन जी, जब भी घर का फैसला हो तो शनि के साथ साथ मंगल का अवलोकन करना बहुत जरूरी है। अच्छा। अगर कुंडली के अंदर मंगल अच्छा है, हम्म। मजबूत है, हम्म। तो फिर कोई हर्ज नहीं। लैंड लेकर के अगर उस पे बना भी लिया जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर मंगल कमजोर है और शनि चौथे भाव में बैठा है तो बना बनाया ही उचित रहता है। उसके पीछे रीजन है कि आप इंडिया में जानते हो कि जो कई बार अनलकीली कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ठेकेदारी के व्यवसाय में होते हैं, वो ठेका तो ले लेते हैं मकान बनाने का, पर उसे पूरा करके नहीं देते, अपने प्रॉमिस पे नहीं हटते, या जो मटेरियल की बात होती है वो बात में गड़बड़ा जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको ये कंप्लेंट रहती है कि हमने जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया था, हमें कॉन्ट्रैक्टर अच्छा नहीं मिला, और आपस में फिर गाली गलौज और लड़ाई झगड़े और कोर्ट मुकदमे बाजियां हो जाती हैं। तो जिनका उसका भी कुछ। मंगल कमजोर होता है, हरीश चंद्र जी मैं बार बार आपको म्यूट कर रहा हूं, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को ही। ओके सर। मैं 3-4 बार कर चुका हूं आपको म्यूट। तो मंगल जिन लोगों का कमजोर होता है उनके अंदर एक भय की स्थिति रहती है हमेशा, और वो फाइट्स को अवॉइड करना चाहते, मुकदमेबाजियों से दूर हटना चाहते हैं। तो जिनका मंगल कमजोर होगा वो इन पचड़े में नहीं पड़ सकते, ना ही वो अपने कॉन्ट्रैक्टर से डील कर पाते हैं ढंग से, और कहीं ना कहीं या तो उनको नुकसान उठाना पड़ता है, दबना पड़ता है, उनसे लॉस उठाना पड़ता है। लाल किताब के जितने भी सूत्र हैं वो बहुत सी चीजों को ध्यान में रख करके ही बनाए गए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी के अनुसार ही अपना जीवन यापन कर सके। जो भी नियम कानून लाल किताब में बनाए हैं उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक। चौथे भाव का शनि भी इंसान को चाहता है कि मैं कंफर्टेबल लाइफ के अंदर जाऊं, मैं सीधा। तो बना बनाया मकान का मतलब है उसको मेहनत नहीं करनी पड़े। अभी आप जिन लोगों ने अपने घर की कंस्ट्रक्शन खुद खड़े होके करवाई है, बेशक बना कॉन्ट्रैक्टर रहा है, उनके दिल से पूछो कि कितनी बड़ी मशक्कत है। तो इसलिए हर्षवर्धन जी, अगर मंगल अच्छा है तो बनाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर मंगल कमजोर स्थितियों में है तो फिर दिक्कत है, फिर अपने को लाल किताब की बात माननी पड़ेगी कि चौथे घर का शनि है तो बना बनाया लेने में ही तो कुछ इलाज कर सकते हैं सर इसका कुछ भलाई। इलाज का तो मैटर फिर अलग ही है, क्योंकि फिर तो बहुत सारी चीजें एक्चुअल समझनी। में मेरा ब्रदर है, अभी रिटायर्ड हुआ है, ही वाज एवीएम, एयर वाइस मार्शल। तो कोई अपना महो महो करके एक एरिया है, वहाँ कुछ काफी इस तरह की सोसाइटी बनी हुई है, काफी लंबी चौड़ी। तो वहाँ उसने एक बड़ा वो लिया है, उसमें इज ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट। और उसमें है क्या, जैसे कि एक ही ठेकेदार है जो सब बना रहा है वहां पर। हम्म।
तो नहीं, चेक मार्स पोजीशन ओनली। मैं तो यही कहूंगा कि मंगल की पोजीशन देखेंगे तो चीज समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, अभिषेक जी। सर एक चीज और पूछना था, बस एक जो ये मारक जी, दशा का आपने बताया सर, कि मारक का अगर दशा के टाइम में ही उसका रिजल्ट आएंगे, या दशा नहीं है तो भी रिजल्ट आएंगे? नहीं नहीं, मारक दशा होती है जब ही रिजल्ट सबसे ज्यादा आते हैं। पर अब कुछ युतियां जो होती हैं, जैसे कि किसी किसी व्यक्ति के लग्नेश के साथ मार्केश बैठा है, हम्म अब ये दशा नहीं भी होगी तो भी कुछ कुछ रिजल्ट देता रहेगा। हम्म अर्थात मार्केश जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा उस पर थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट बिना दशा के भी छोड़ता ही रहता है, ये हमेशा मान। तो वैदिक ठीक है। ज्योतिष काफी बड़ा है, विशाल है, और उसको शांति से और संयम से सीखते रहेंगे तो हमारे को समझ में आता रहेगा। सिंपल सिंपल बात है। तो कुछ चीजें दशाओं में ज्यादा, हाँ, दशा में वो ज्यादा एक्टिवली काम कर। जैसे देखो, मार्केश है। पहली बात तो नहीं, कोई हो, मार्केश हो, बातकेश हो, काम करते रहते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा एक्टिव रहती हैं, वो कभी नहीं होती, जैसे कभी भी। हाँ, बताइए। मार्केश की जैसे महादशा चल रही है पिछले 20 साल से, लेकिन अभी लास्ट फेज में है, और शनि की उसको दृष्टि पड़ रही है, जी तो जी, कैसा रिजल्ट आएगा? मुझे तो नहीं पता। हर्षवर्धन जी, प्रश्न ही गलत है। अच्छा। हाँ, ना मार्केश है मुझे शुक्र, लगन मार्केश पता, शुक्र है। ना मुझे पोजीशन पता कि मार्केश की दशा है, उसके रिजल्ट मार्केश बता शुक्र दो, है सर। उसकी दृष्टि पड़ आप, रही है। नहीं, मार्केश शुक्र है। और और ये मेरे अपना जैसा आदमी तो वैसे ही ऐसे सवाल के जवाब नहीं दे सकता। तो मेष मेष लग्न की कुंडली है। मार्केश शुक्र 6 में बैठा हुआ है, और शनि 12 से उसको दृष्टि दे रहा है, और उससे कोई मतलब फर्क नहीं। दृष्टि एक रास्ता है, हम्म एक ग्रह को दूसरे ग्रह की एनर्जी पहुंचाने का माध्यम। हम्म वो उसके रिजल्ट को ऐसे यू टर्न नहीं कर सकता। दृष्टि, सबसे पहले ये देखो कि अगर वह ग्रह किस पोजीशन में बैठा, उसकी पोजीशनिंग नीच राशि में चली गई, मेष हम्म, राशि में होने के कारण। हाँ हाँ। अगर हम समझना चाहते हैं कि मार्केश के 10 रिजल्ट कैसे रहेंगे, तो हम्म एज ए मार्केश का कमजोर हो जाना अच्छा माना ओके। जाता। एज ए मार्केश कमजोर हो जाए तो वो अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ शुक्र कमजोर हुए, ताकतवर हुए। अब इसमें भी मैं नहीं कह सकता कि ताकतवर हुए कि नहीं हुए। कहीं ऐसा ना हो कहीं नीच भंग हो रहा हो, कहीं ऐसा ना हो विपरीत राजयोग बन रहा हो, कहीं ऐसा ना हो शुक्र नवमांश कुंडली में पावरफुल हो रहा हो। तो मैं जो भी कहूंगा वो बात उल्टी भी पड़ सकती है। बट हाँ, सूत्र के अनुसार अगर मार्केश कमजोर अवस्था का है तो हेल्थ से रिलेटेड सिचुएशन में उनको ज्यादा तकलीफें नहीं सहन करनी पड़ती। और अगर वो मजबूत हो गया है तो फिर नीच राशि का शुक्र उनको किडनी से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड, या इमोशनल डेंट, या फैमिली डिस्प्यूट्स, या मैरिज लाइफ में डिस्प्यूट्स, बहुत सारी तकलीफें दे सकता है। मुकदमेबाजी भी दे सकता है, झगड़ा भी दे सकता है, बहुत सारी चीज। ओके, चलिए। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, अभिषेक जी। सर, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर कि मेरे एक फ्रेंड है, उनका क्वेश्चन था, एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट उनका हो जाता है, दो दो केस में हुआ है, लेकिन फाइनल डील नहीं हो पा रहा है उसमें, जो है ना, और कुछ पैसा बढ़ा दे रहा है। तो सर, इसके लिए मतलब इसका क्या, ये क्या है, रीजन क्या है सर, ये कैसे, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है सर? अभिषेक जी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, डील नहीं हो रही है, मैं डील्स के आंसर नहीं देता। ये प्रॉपर्टी डीलिंग का मामला है, सारे लोग डील की ही बात लेके आने लग जाएंगे, तो मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। आ, और कोई नेक्स्ट? नहीं, एस्ट्रोलॉजिकल सर, इसका नहीं उपाय क्या सर, हो सकता नहीं 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 सर, कोई उपाय नहीं। अभिषेक जी, मैंने कहा ना, मैं प्रॉपर्टी डीलिंग के मैटर में मैं घुसना ही नहीं चाहता। मैं चाहता ही है? नहीं ठीक यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर मेरे पास लाइन लगा कर। उनकी ठीक है हर महीने में 10 डील बिगड़ती है, एक डील सही हो जाती है। वो बिजनेस का मोड ही ऐसा
है ना। तो मैं कब तक उपाय कराऊंगा और कब तक बताऊंगा, वो उनका बिजनेस है ना। तो बिजनेस है, उनको तो कमीशन मिलेगा, बहुत बढ़िया वाला, मोटे वाला कमीशन मिलेगा। और ऐसी कोई रेमेडी नहीं है कि जिससे डील हो जाए। अगर नहीं नहीं, ऐसा हो उनका जाए तो पर्सनल था, पर्सनल। मैं मैं उनसे ही डील कर लूंगा ना, कि मेरे को भाई अपना कमीशन दिया करो मुझे, मैं तुम्हारी डील कराऊंगा। ऐसी कोई रेमेडीज नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी कोई रेमेडीज नहीं, ये समझ ली, कि ठीक जिससे है डील। नमस्ते। सर। दूसरा क्वेश्चन था सर, स्टॉक मार्केट में सफल होने का ज्योतिषीय ये क्या है, वो बनता है सर क्या चीज, एस्ट्रोलॉजिकली? क्या क्वेश्चन दोबारा स्टॉक रिपीट करें, कौन सी स्टॉक मार्केट? मार्केट में स्टॉक नहीं, मार्केट में सफल होने का नहीं, नहीं, ज्योतिषीय। नहीं, नहीं, नहीं। अभिषेक जी, मैं इस पे बात ही नहीं करूंगा, ना स्टॉक मार्केट पे, ना प्रॉपर्टी डीलिंग पे, मैं इन सब चीजों पे बात। नमस्कार तो सर। इसके लिए आप क्लास में बात कीजिए, कभी क्लास के अंदर कोई प्रश्न ऐसा आता है या टॉपिक आता है तो उस पे बात करें, है ना। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। क्योंकि मैं आप लोगों को मैं बता दूं, ये बड़े ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स हैं, और लोग जो है आधा सुन करके पूरा एक्शन ले जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। चीजों को प्रॉपर ढंग से चेक नहीं कराएंगे, पूरी कुंडली का अवलोकन नहीं होगा। अब किसी ने स्टॉक खरीद लिया, मैंने कह दिया कि एजुकेशन बढ़िया। अब उसका गुरु अच्छा देखा और मैंने कह दिया एजुकेशन बढ़िया, बोल दिया। अब वो ये तो बताएगा नहीं कि वो फटाफट एजुकेशन वाले में फटाफट स्टॉक खरीद लेगा। या मैंने कह दिया बैंकिंग बहुत अच्छा है, उसने बैंक के स्टॉक ले लिए, पता चला बैंक डूब गया। अब ना तो मुझे ये पता कि वो वक्री है कि नहीं है। अगर स्टॉक के अंदर वक्री ग्रह ज्यादा अच्छे काम करते हैं, पर लोगों को नहीं पता। उच्च के ग्रह उल्टा रिवर्स इम्पैक्ट दे देते। तो ये बहुत सारे इसमें ना ट्विस्ट हैं। तो जो वो वैदिक ज्योतिष से थोड़ा सा डिफरेंट वो साइंस चलती है, तो सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कहेंगे अब गुरुजी नई चीज बताने लग गए, ये क्या हो गया। तो मैं इसलिए उसमें नहीं जाना। ठीक है नमस्ते सर, सर। थैंक यू सर। लक्ष्मी जी, नमस्ते सर। नमस्कार, नमस्कार, हाँ बताइए। सर यूरिक एसिड का क्या काम, मतलब किसका कारक है यूरिक एसिड बढ़ने का, और सेकंड हाउस पे क्या प्रभाव है? ये तो डॉक्टर से पूछिए। नहीं सर, आयुर्वेदिक में टॉपिक प्लैनेट्स का प्रभाव क्या? देखिए, यूरिक एसिड का बनना, जहां एसिड शब्द आ गया, एसिड हमारे लिए बहुत ही निहायत जरूरी चीज है। पहली बात तो ये चीज समझना होगा हमें। परंतु अगर वो अधिक मात्रा में बनने लग जाए तो हमारे लिए खराब हो जाए। अब एसिड बनाने का काम दो ग्रह करते हैं, सूर्य और मंगल। सूर्य का जो एसिड है वो हमारे लिए पॉजिटिव है, यानी कि भोजन को पचाने में सहायक। जो एसिड हमें चाहिए वो बनता है सूर्य की मदद से, जो हम जिसे सुपाचन कहते हैं, अच्छा पाचन कहते हैं। एक एसिड बनता है मंगल की वजह से। जब भी हम कुछ ज्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर देते हैं, या बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो मंगल अपने एक्शन में आ जाता है। और मंगल हमेशा ज्यादा मात्रा के अंदर एसिड क्रिएट कर देता है। इसीलिए पेट की तकलीफों का कारण मंगल को माना जाता है। अभी यहां तक हमें क्लियर हुआ? यस यानी सर। कि यूरिक एसिड अगर बन रहा है, वो उसके पीछे कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत हद तक जिम्मेदार है। डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज्ड है, उसकी गट हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से जो भोजन पचने के बाद जो सत्व बनना चाहिए, जो हमारे बॉडी को मिलना चाहिए, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें बनने लग गई हैं जो अनवांटेड है। वो जी। पेशाब के माध्यम से। तो यहां पर यूरिक एसिड में फिर वीनस भी जिम्मेवार हो जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने से जॉइंट्स पेन होना, यानी जहां जहां जॉइंट्स हैं वहां भी जॉइंट पेन भी हो सकता है, और भी कई तरह की चीजें हो सकती। फिर भी एस्ट्रोलॉजिकली
मैं मेडिकली बात नहीं करूंगा, बट एस्ट्रोलॉजिकली शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह, जब ये दो ग्रह की स्थिति खराब होती है तो ऐसी समस्या आ जाती है। तीसरी थैंक यू चीज सर। जी तीसरी चीज बृहस्पति को इग्नोर ना करें, क्योंकि बृहस्पति का संबंध हमारे लीवर से, वो बाइल प्रोड्यूस करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो आप दो ग्रह मेन, वीनस एंड मार्स, देखिए कहीं कंप्रोमाइज तो नहीं है। और तीसरा जुपिटर, अगर जुपिटर अच्छा है तो वो मंगल को मदद पहुंचा देगा, जिससे कहीं ना कहीं, अब मंगल को मदद कैसे पहुंचेगी कि वो व्यक्ति अपनी डाइट के ऊपर कंट्रोल करे। जिसका बृहस्पति अच्छा होता है वो डाइट पर बड़ी अच्छी कंट्रोल करने में सक्षम होता है, फास्टिंग में चला जाता है। एक आयुर्वेद का सिद्धांत है, लग्नम परम औषधम, यानी कि उपवास सबसे बड़ी औषधि है। अगर वो सही मात्रा में, सही तरीके से अगर वो उपवास करता है तो निश्चित रूप से उसको लाभ होगा। और साथ में वैद्य के अनुसार, वैद्य के कहे के अनुसार या डॉक्टर के कहे के अनुसार अगर सही मात्रा में दवाइयां परहेज के साथ लेता है तो यूरिक एसिड कम हो सकता है। फिर भी ऐसे लोगों को खीरे का सेवन सुबह सुबह, खीरे का जूस उत्तम रहता है। सफेद सर। पेठे का रस उत्तम जी रहता है, पर ये वैद्य की सलाह के अनुसार ही लेना है, मेरी सलाह नहीं मानी इस जी मैटर में। ठीक है, मैं तो ज्योतिष में जो बताएं ग्रह 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 मेरे वाले मान। सर, एक क्वेश्चन और, ओवर ईटिंग का प्लेनेट कौन सा? ओवर ओवर ईटिंग करा। ईटिंग का प्लेनेट कोई सा भी नहीं होता, ये सेकंड हाउस रेस्पॉन्सिबल होता है। देखो ओवर ईटिंग क्या है, ओवर ईटिंग दो चीजें हैं, लालच और डिप्रेशन। आदमी दो ही कारण से ओवर ईटिंग करता है, या तो वो डिप्रेशन में हो, यानी कि स्ट्रेस वाली पोजीशन में हो, किसी भी कारण से उसके अंदर का स्ट्रेस है, बंदा ओवर ईट करे। क्योंकि वो जब खाना खाता रहता है तो उसको एक अलग ही प्रकार की आनंद की अनुभूति होती रहती है और उसको स्ट्रेस थोड़ा कम होता दिखाई देता है उसको। इसलिए जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं वो बार बार खाते हैं, उनके सामने कुछ भी आ जाएगा वो खाना शुरू करते हैं। खाना खाने से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे उसके स्ट्रेस का लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है कुछ समय के लिए। तो उसको लगता है यार ये मजा आ रहा है। जैसे सिगरेट पीने वाले को लगता है ना कि मेरे को, मेरा स्ट्रेस कम हो रहा है। सिगरेट पीने वाले से पूछो तुम सिगरेट क्यों पीते हो, कहते स्ट्रेस कम हो रहा है। कोई रिसर्च नहीं कहती कि सिगरेट पीने से स्ट्रेस कम, कोई रिसर्च नहीं है आज तक, परंतु उन्होंने मान लिया है कि होता है। तो ऐसे ही जो है डिप्रेशन स्ट्रेस के जो पेशेंट होते हैं ये ओवर ईटिंग करने लगते हैं। दूसरा लालच, कि लालच है, फ्री का मिल रहा है। अब किसी की शादी में गए हैं तो दो की जगह चार दाप लो, हैं बोला कल तक की छुट्टी सुबह तक की है, तो वो चक्कर अलग है। तो ये दो कारण होते हैं, और ये दो कारण आते किससे हैं, पाप ग्रहों से। अगर दूसरे भाव का संबंध पाप ग्रह से है, मंगल से, शनि से, राहु से, केतु से, अगर इनमें से कोई भी ये ग्रह सेकंड हाउस में बैठा है या नीच का चंद्रमा होकर के वहां पर बैठा है, तो पाप ग्रह के रूप में कोई भी बात सेकंड हाउस में बैठा है, या सेकंड हाउस का स्वामी ग्रह इन पाप ग्रहों के साथ बैठा है, या इनके प्रभाव में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति ओवर ईटिंग करेगा या गलत खान पान। ओवर ईटिंग नहीं करेगा तो उल्टा सीधा खाएगा। समझ गए बात को। जी सर, थैंक जितने यू भी सर। शुभ ग्रह, जी शुभ ग्रह जब भी सेकंड हाउस को देखते हैं, बैठते हैं या उनके साथ संबंध बनाते हैं, तो ये लोग सुधर जाते हैं, डॉक्टर के डांट मारने से सुधर जाते हैं। और पाप ग्रह के बैठने से बस वो जब तक ही सुधरते हैं जब तक रोग शरीर में रहता है। थोड़ा सा ठीक हुए नहीं, फिर आने दे चाय पकौड़ी, कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा ही तो खाया है, क्या फर्क पड़ता है।
है ना, और कई तो कहेंगे देखा जाएगा जो होगा, सुलट लेंगे सब। तो उस तरीके से ये, ठीक है। तो जी सर, यूरिक थैंक एसिड का सबसे बढ़िया इलाज तो ये है कि ऐसी चीजें खाएं जो एसिड प्रोड्यूस ना करे, उल्टा एसिड को कम करे, और डाइजेशन को सही करना है। यानी शरीर की अग्नि मंद हो गई है, उस अग्नि को प्रज्वलित करना है। उसके लिए अच्छा योगा करें, प्राणायाम करें, भस्त्रिका प्राणायाम करें। भस्त्रिका प्राणायाम एक प्रकार की योगिक फायर है, मतलब फायर क्रिएट करती है ना। आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ साथ आप योगा का साथ भी जरूर लें, क्योंकि योगा का साथ लेने से क्या होता है, खाया पिया भी पचने लग जाता है, वो भी हेल्प करता है बहुत। तो जी बहुत सर। सारे हो सकते हैं साधन, वो आपके ऊपर है कि क्या अपनाते हैं। जी सर। हाँ रीना जी, हाँ बताइए। जी सर। सर एक्चुअली मुझे पूछना था कि जैसे ट्रांजिट ट्रांजिट सर सीखना जरूरी होता है एस्ट्रोलॉजी में या नहीं होता है? पहली बात तो सब चीज सीखनी जरूरी, रीना जी ये चीज समझ लो। जी। क्या है कि आपके पास जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ बड़े लेवल के लोग जो हैं आपके संपर्क में आ जाते हैं, हम्म। जिनको बहुत डे टू डे बेसिस के ऊपर ज्योतिष दिखाना होता है, हर तीसरे दिन, हर 7वें दिन। हम्म। उनको फीस की परवाह नहीं होती, उनको डिसीजंस लेने होते हैं, वो एक्यूरेट डिसीजन लेने होते हाँ। हैं। वहां पर ट्रांजिट हमारी बहुत हेल्प कर सकता है। पूरा ओके। प्रश्न कुंडली ही ट्रांजिट है, पूरा प्रश्न शास्त्र जो बना है वो ट्रांजिट पे ही बना हुआ है। अगर मैं ओके। कहूं कि अभी प्रश्न कुंडली बनाइए, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि अभी ट्रांजिट की कुंडली बना, अच्छा, तो पूरा सर मैं जैसे आपके कोर्स में सर ट्रांजिट का कोर्स है सर, प्रश्न कुंडली का है ना। तो उसमें सब ट्रांजिट पूरा आ जाता है? हाँ, ऐप में ट्रांजिट का कोर्स है, और अब 26 जनवरी आ रही है, स्पेशल डिस्काउंट चलेगा। तो आप वहाँ पर जो है 26 तारीख से डिस्काउंट ऑफर चलेगा, तो उसमें आप जो है प्रश्न कुंडली वाला ले सकते हैं। उसमें मैंने ओ काफी अच्छा समझाया हुआ ओके 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 सर, क्योंकि सर मुझे वही सीखना है, मैं एक्चुअली वही अटक रही हूँ है। तो। वो सीखिए, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट भी आपके क्लियर होंगे। जी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, अश्विनी थैंक यू जी, सो मच। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, मैं आपका आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन का वीडियो लगातार देखते रहता है, उसमें मेरा एक डाउट है गुरु जी। बताइए। वो जो डाउट है मेरा, हम्म जो कोई प्लैनेट को ताकत, उसका मतलब उसका पावर देखने के लिए हम हम्म जो गिनना शुरू करते बोले तो उसका पास कितना पावर है, मतलब उसका मूल त्रिकोण राशि से वो कितना घर आगे गया, हम्म तो उससे मालूम पड़ता है वो केंद्र में गया त्रिकोण में गया, उससे पता चलता। साथ में नवमास में उसका सृष्टि क्या है वो देखने के बाद उसका पावर डिफाइन होता है। बिल्कुल। अच्छा, उसका बाद और कुछ है क्या ना, उतना देखना सिर्फ, जैसे कि मंगल के लिए मेष से गिनना और शुक्र देखो, के लिए तुला से गिनना? जी। 3 पॉइंट याद रखो। पहला, जी। कुंडली जी। में लगन कुंडली से ग्रह की स्थिति। दूसरा, जी। ग्रह की अन्य ग्रहों से स्थिति। जी। ग्रह की अन्य ग्रहों से स्थिति, जी। जैसे शुक्र कहीं पर भी बैठा है कुंडली में, जी। शुक्र के जो सप्तम भाव में कोई भी ग्रह है, वो कहीं ना कहीं उसकी मैरिज लाइफ के लिए जिम्मेदार। शुक्र जी। से जो 5वां भाव है, वो उसके मैरिज के पंचम, शुक्र से पंचम। अब शुक्र पे से कहीं भी बैठा है, शुक्र से जी। पंचम स्थान पर कौन बैठा है, वो पति पत्नी के बीच के प्रेम को डिफाइन करता है। अगर वहां पर जी। गड़बड़ ग्रह बैठे हैं, दोनों में प्रेम नहीं होगा। अब देखो, जी। मैं सप्तम भाव नहीं देख रहा हूं, केवल शुक्र जी। से, जी। केवल शुक्र से। ओनली जी। शुक्र से। शुक्र से देखा आपने कि पंचम में शुक्र से बैठा है शनि ग्रह। अब शनि तो प्रेम का मतलब ही नहीं बनता, जी। निभाने वाला है, प्रेम वाला नहीं। अगर वहां पर बैठ गया बढ़िया चंद्रमा जैसा रोमांटिक प्लैनेट, तो पति जो है
रसोई में भी घुसेगा तो गाना गाता हुआ घुसेगा। कहने का मतलब दोनों के बीच में बड़े अच्छे प्रेम संबंध रह सकते हैं, बड़े रोमांटिक प्रेम संबंध रह सकते हैं। तो वो हम शुक्र से देख रहे हैं। तो ये दूसरी टेक्निक है कि ग्रह की ग्रह से स्थिति क्या है। अब वहां पर अगर मान लो पंचम में बैठ गया राहु, तो दोनों के प्रेम के बीच में कोई ना कोई ऐसा पार्टी जरूर होगी जो दोनों के बीच में बखेड़ा करवा देगी, बार 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 बार। तो बहुत सारे मतलब पॉइंट निकल करके आ सकते हैं, है ना। तो कौन सा ग्रह शुक्र से बैठा है, तो ये दूसरा पॉइंट कि आपने एक ग्रह को पकड़ा जिससे को कि हम कोई चीज देख रहे हैं, जी उससे पता चल गया। ऐसे ही बृहस्पति ज्ञान का कारक ग्रह। अब बृहस्पति कहीं पर भी बैठा हो, उससे देखो 5वें कौन बैठा है, 7वें कौन बैठा है, 9वें कौन बैठा है, 10वें कौन बैठा है, 11वें कौन बैठा है, 12वें कौन बैठा है, उससे आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। तीसरी चीज होती है, उस ग्रह की ताकत को समझने के लिए आपने क्या समझना है, नवमांशा में चले जाओ। अगर आप नवमांशा में नहीं जाना चाहते तो डिस्पोजिटर के कंसेप्ट को सीख। डिस्पोजिटर का कंसेप्ट ये होता है कि ग्रह जिस भी राशि में बैठा हो, उस राशि का स्वामी यानी राशिनाथ, उसकी पोजीशन क्या है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका मंगल नीच राशि में बैठा हो। अब मंगल नीच राशि में कहीं पर भी बैठा है तो उसका कर्क राशि है। अब कर्क राशि में मंगल नीच का होगा तो यहाँ पर मंगल का डिस्पोजिटर कौन बनेगा, चंद्रमा। चंद्रमा। अब ऐसे में चंद्रमा उच्च का हो जाए तो उस व्यक्ति को मंगल का कोई भी ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिले, सिवाय फिजिकल अपीयरेंस को छोड़ के। यानी कि शारीरिक स्ट्रक्चर में तो मंगल नीच के प्रभाव रहेंगे, पर उसको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी एसेट्स इन चीजों में कोई कमी महसूस नहीं होगी। वो व्यक्ति आपको दमंग नजर आएगा। आप अमित शाह जी की कुंडली देख लो, मंगल नीच राशि का है। कोई कहे हम मोदी जी से कंप्लेंट करें तो बंदा कहेगा एक बार तो कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, और कहे अमित शाह जी से कंप्लेंट करें फिर, जबकि बंदे का मंगल नीच का है। समझे बात को। पर हमने ये नहीं देखा कि उसका डिस्पोजिटर कहां पर बैठा है, किस पोजीशन पे बैठा है। अगर वो इक्वेशनली स्ट्रॉन्ग बैठ गया डिस्पोजिटर, तो वो कमजोर ग्रह की ताकत को बढ़ा देगा। तो वैदिक ज्योतिष में बहुत सारी टेक्निक्स हैं प्रेडिक्शन करने की। तो जरूरी नहीं कि भाई आप नवमांशा में जाना जरूरी ही हो। अगर आपको डिस्पोजिटर पे आपका अभ्यास बन जाता है तो आप उससे समझ लेंगे। गुरुजी आपका आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन में वो 7th हाउस का जो आप लेक्चर दिए, इतना सुंदर था, इतना सुंदर था। मैं कितने बार देखे तो कहीं भी देखे तो मैं देखता रहा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो कुछ फील ऐसा आता, कुछ अलग लेवल पे चल जाता। और आपका जो ग्रहों को लेके आदमी जैसा बैठा के ग्रहों को ग्रहों में मत बोल के आप मनुष्य जैसा बोल देते, वो एक ही बार दिमाग में बैठ जाता है। गुरुजी बहुत अच्छा था। गुरुजी वो आपका 7th जो हाउस के लिए बोले ना आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन में, बहुत अच्छा था। ये तो कभी कभी हमारे गुरु जी की अपार कृपा हो जाती है, ये हम मैं नहीं बोलते। आपका मैं पूरा आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन तो पूरा बहुत बार देखा। वो 7th हाउस मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा समझ। अच्छा गुरुजी और एक बात पूछना था। जी। तुला लग्न की कुंडली में जो हम्म बृहस्पति है वो 3 और 6 का मालिक है। हम्म अगर वो 8वां हाउस में बढ़ जाए हम्म तो वो सीधा 2nd हाउस को देखते हैं, फिर 12th हाउस और 4th हाउस को। नहीं, अच्छा देखने में तो दृष्टि का वही मामला रहेगा। वो सेकंड को भी अच्छा रहे। देखेगा, वो 12वें भाव को भी देखेगा, और वो 4th हाउस को भी देखेगा। जी है ना, दृष्टि तो उनकी वहीं पर ही रहेगी, 12वें जी पर, दूसरे पर और चौथे पर। जी। ठीक है। तो मेरा प्रश्न ये है, उनका जो नेगेटिव है वो दशा का टाइम में सिर्फ चलेगा या पूरा जिंदगी जुपिटर का नेगेटिव चीज चलेगा? देखना पड़ेगा आशीष जी। अगर बृहस्पति वहां अष्टम में बैठा है, जी क्योंकि वो छठे भाव का स्वामी होकर के बैठा है,
अब छठे का स्वामी चला गया 8वें में, जी तो बन गया ना राजयोग, तो इसे बोलते जी हैं विपरीत राजयोग। तो जी बृहस्पति विपरीत राजयोग का प्लेनेट बन गया। अब इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर बृहस्पति पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव है तो कंप्लीट विपरीत राजयोग बन जाएगा। अगर शुभ ग्रह का प्रभाव है तो वो विपरीत राजयोग इतने अच्छे से काम नहीं करेगा। जी पॉइंट समझे? तो हो सकता है कि वो विपरीत राजयोग बन गया तो अपनी दशा में परेशानियां देगा, और खूब भयंकर परेशानियां देगा, और उसी जी जी दशा जी में वो खूब अच्छा लाभ भी देगा, बहुत अच्छे जी अच्छे काम भी करवाएगा उनसे। ठीक जी है। मतलब जो दशा का टाइम रहता है वो टाइम में वो तीसरा और छठे का रोल करेगा, और बाकी बाद में वो जुपिटर का रोल अदा तीसरे करेगा। तीसरे छठे का रोल भी करेगा। वो विपरीत राजयोग को फलित करने में भी अपना सहयोग करेगा। जी ग्रह एक ऐसी चीज है, ऐसी ताकत है, जो इतने वेल डिसिप्लिन्ड हैं कि ये जो भी उनको रोल मिला है उनसे वो बिल्कुल पीछे नहीं हटते। ये मनुष्य की तरह नहीं होते कि जो जिम्मेवारी ले ली और फिर पीछे भाग गए। तो ये जो जो काम उनके जिम्मे आया है वो काम वो करेंगे ही करेंगे। ठीक। हाँ थैंक यू रेणु गुरु जी। जी। हाँ रेणु जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मुझे ऋण के बारे में पूछना था। पितृ ऋण में आपने बताया उपाय करने के लिए, तो ये उपाय सबको मिलकर करना चाहिए? तो जो जैसे घर का कोई एक सदस्य होता है बड़ा, जैसे बड़े पिताजी हैं या वो करते हैं, तो सारे खानदान को लाभ होता है हाँ या सभी को अलग अलग बिल्कुल करके बिल्कुल। करना चाहिए? पहली बात तो रेणु जी, अगर हम कर्म कांड को समझें तो कर्म कांड में जब भी संकल्प होता है, खास करके पितरों के निमित्त, तो पूरे खानदान का ही होता है। उसमें बोला जाता है सपरिवारस्य, यानी समस्त परिवार सहित। अब परिवार में जो जो भी ब्लड रिलेशन में है, उनकी ब्रांच में है, जिस भी पेड़ की वो शाखा है, वो सब उसमें ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाता है। दूसरी बात, पितृ दोष शांति के लिए मैंने बड़ा वीडियो भी बनाया था, जो YouTube पर अवेलेबल है। 3 घंटे से ज्यादा का वीडियो है वो। जी जी सर, मैंने देखा है। हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों के से ही कराएं तो ज्यादा बेटर। पर कई लोग अपने बुजुर्गों की राय लेना पसंद नहीं करते, या उनको बीच में डालना नहीं पसंद करते, या कई बार बुजुर्गों से मतभेद इतने होते हैं कि वो उनको नहीं बताते हैं। तो वो एक अलग मामला है, बट सही तकनीक यही है कि बड़े बुजुर्गों की मदद से हो। और हमें, हमारी चाहे लाल किताब हो या वैदिक ज्योतिष हो, एक ही चीज की बात कहता है कि हमें ज्योतिष जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। ज्योतिष परिवार को, संस्कृति को, हमारी सभ्यता को जोड़ता है। हाँ ये ले जाओ, वो भी मैं ले आती हूँ वो ये सब। चीज। चलिए सुनीता जी। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। हाँ सुनीता जी बोलिए। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी मैं पूछ रही थी कि वृषभ लग्न हो और 11 और अष्टम भाव का गुरु मालिक है, और जी वो राहु के साथ दूसरे भाव में बैठ गया, जी। गुरु की महादशा चल रही है, तो हाँ, फिर हम गुरु का दान करेंगे या उसका सामान ग्रहण करके उसको मजबूत करेंगे? पहली बात तो राहु गुरु एक साथ है, तो जी सबसे पहले तो राहु को कमजोर करने की बड़ी आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में जी राहु ने गुरु के को और ज्यादा खराब बना। पहली जी बात तो वृष लग्न में वैसे ही गुरु पापक हो जाते हैं, जी और ऐसे में राहु जैसा ग्रह और मिल जाए तो गुरु में पाप प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है, जी जिससे मानसिक परेशानियां बहुत बढ़ जाती हैं, ह्यूमिलेशंस बहुत होने लग जाते हैं, अचानक से जीवन में कई प्रकार के घटनाक्रम हो जाते हैं,
तो वो दशा काफी उतार चढ़ाव वाली पॉसिबल है। तो ऐसे में राहु का इलाज, राहु को कमजोर करें और गुरु को शुभ बनाने पर विचार करें। तो गुरु को शुभ बनाने के लिए तो फिर मंदिर में तो दान नहीं कर सकते हैं ना? नहीं, मंदिर में दान नहीं जाएगा, उसकी जगह जी। मंदिर में बाहर आप दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, और जरूरी नहीं दान करना, पीपल की सेवा से भी हम ये उपाय कर सकते हैं, पीपल की जी। सेवा। और या धर्म स्थान के अंदर टॉयलेट क्लीनर वगैरह दे करके, डिटर्जेंट वगैरह साफ सफाई की व्यवस्था करके हम कर जी। सकते हैं। तो ये राहु का कैसे उपाय करेंगे? ये क्लीनर दे करके? ये हाँ, टॉयलेट क्लीनर वगैरह ये सब चीजें दी जा सकती है ना, झाड़ू जी। पोछा ये गिफ्ट करना, या वहां जाकर के धर्म स्थान की सफाई करना। तो बृहस्पति को करेंगे? हाँ, वो सफाई कर रहे हैं ना। मंदिर, गुरुद्वारा, ये सब क्या है, ये हमारे बृहस्पति की ही कारक चीज। जी। तो फिर इसमें जैसे कहते हैं ना कि गुरु को मजबूत करने के, जैसे सोना धारण करना या केसर वाला हाँ, दूध वो पीना, कर ये सकते, नहीं करेंगे? सोना धारण कर कर सकते, सकते? कोई ऐसी बात नहीं। जी। ठीक है। प्रणाम गुरु हाँ जी। माया जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, कन्या लगन की कुंडली में अगर छठे घर में बुध बैठ जाए और 8वें घर में 3 ग्रह बैठ जाए, एक मिनट पर मैंने बना रखा है। माया जी, ये इस तरीके के जवाब नहीं होंगे, ये आप पर्सनलाइज क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसका मैं कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये कुंडली विश्लेषण की क्लास नहीं है, ये सूत्र को समझने की क्लास है ना। हाँ, विवेक सर अग्रवाल मुझे जी। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। बड़ी हार्दिक इच्छा थी आपसे बात करने की। जी जी जी। आपका मैंने कुंडली कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। बहुत बढ़िया है। ऐप से? अभी फलित। जी सर। ऐप वाला? हाँ सर, ऐप वाला। और अभी फलित कोर्स मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन मेरा थोड़ा घर बन रहा था तो मैं पूरा कोर्स नहीं कर पाया सर। अच्छा, ठीक है। वीडियो है मेरे पास, जी तो जी। आज ही आपका मैंने वीडियो देखा। बहुत ही अष्टम भाव को लेकर मेरा काफी प्रश्न था, आज काफी कुछ क्लियर हो गया सर। बहुत बढ़िया। मेरा एक क्वेश्चन था सर। मकर लगन की कुंडली है और लगन का स्वामी अष्टम में बैठा है मंगल के साथ, और मंगल 10th हाउस में है। तो उस आदमी को नहीं, व्यापारिक आपने दो दृष्टिकोण। बात अलग अलग कह दी। आपने कहा लग्नेश अष्टम में बैठा है और उसके साथ मंगल बैठा है, जी। तो फिर और वो दशम में कैसे हो जाएगा मंगल? सर राशि राशि के एक हिसाब से सर। नहीं नहीं, आप कहना चाह रहे हो शनि और मंगल 8वें में बैठे हैं। जी जी। हाँ, तो अब आगे बताइए। तो सर जैसे व्यापारिक दृष्टिकोण से दसम दसम भाव को भी देखा जाता है, अच्छा, तो उस हिसाब से सर उस व्यक्ति को क्या व्यापार की सलाह देना चाहिए? नहीं, एक छोटे से इस बात से व्यापार का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए, केवल मात्र इस बात से। व्यापार के सिलेक्शन के लिए कई सूत्र हैं, और उसको पूरी कुंडली देख करके ही इस बात का पता लगता है। और वैदिक ज्योतिष के अंदर फिर D10 चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि सिलेक्शन के लिए, क्योंकि कोई भी व्यापार सिलेक्ट करेंगे तो उसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि उस व्यक्ति की अंदर की प्रतिभा क्या कहती है, उसकी प्रतिभा क्या उस व्यापार को जस्टिफाई करती है। अब जैसे मैं हूं, और मेरे अंदर की प्रतिभा क्या है कि मैं ज्योतिष को समझाने की कोशिश अच्छे से कर सकता हूँ। ज्योतिष एक मेरे लिए एक ऐसा विषय है जो मुझे कभी भी बोर नहीं करता। तो ऐसा व्यवसाय इंसान को चुनना चाहिए जो इंसान को बोर ना करे। अब वैसे तो इंसान की से अगर हम पूछ लेंगे तो उसका दिमाग ही घूम जाएगा, क्योंकि उसको एक साथ 3-4 दिन काम एक साथ दिमाग में आए कि साहब जी मैं तो इसमें भी बोर नहीं हूंगा, नहीं तो हीरो बना दो उसमें मैं बोर नहीं हूंगा, नेताजी बना दो उसमें बोर नहीं, बोर नहीं होने, ये अंदर की प्रतिभा है, परंतु ग्रह से आनी चाहिए, उसको समझना चाहिए। कई बार इंसान को नहीं पता होता कि उसके अंदर की क्या प्रतिभा छिपी हुई पड़ी है।
वो D10 चार्ट से देखने करके ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, या कुंडली का पूरा अवलोकन करके ही समझ। तो व्यापार के दृष्टिकोण से कौन सा भाव दिखना चाहिए सर? देखिए, सप्तम भाव डे टू डे रूटीन वाले व्यापार होते हैं, दसम भाव बड़ा व्यापार का प्रतीक है, बड़े बिजनेस की प्रतीक है 10th हाउस, और छठा भाव हमारा नौकरी। 3 भाव बड़े इंपॉर्टेंट है, छठा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, पर उसके साथ 11वां भाव के बगैर ये सब अधूरा है। यानी कि अगर आपका 11वां कमजोर है तो व्यापार में जाके करोगे क्या। और अभी हमारे 30 जनवरी से 11वें भाव पर एक वर्कशॉप होने जा रही है, 7 दिन की वर्कशॉप है, प्रतापशील जी पढ़ाएंगे। जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हो वो उसमें कर सकता है। तो 11वें एक छोटा भाव की भी इम्पोर्टेंस है, लग्नेश की भी इम्पोर्टेंस है। अगर लग्नेश वैसे ही अष्टम में चला गया है तो फिर भी मैं कहूंगा अवॉइड करें, जब तक बुध बहुत ताकतवर ना हो। अच्छा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा पर्सनली था अपने लिए। मेरा सर जो जुपिटर है 9th हाउस में बैठा है, तो मुझे अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए सर? पहली बात तो ये देखो कि कहीं 9th हाउस का बैठा हुआ जुपिटर पहले से ही तो स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि अक्सर 9th हाउस का जो जुपिटर होता है वो वैसे ही स्ट्रांग। अच्छा सर, तभी आपके दर्शन हो गए सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ चंदन जी। सर आपका वैदिक कोर्स भी शुरू होगा? हाँ, वैदिक का भी डिविजनल चार्ट्स का होगा। ठीक। हाँ चंदन जी। हेलो। हाँ चंदन जी बताइए। हाँ आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम। मैं ही पूछ रहा था आचार्य जी कि अगर कोई जातक है वो ज्योतिष को नहीं मानता जी, तो उसके निमित्त अगर परिवार वाले कोई उपाय करना चाहें तो उस पर लाभ करेंगे? अलग अलग केस में अलग अलग चीज ये वेरी करती है बहुत ज्यादा। अगर उसकी हेल्थ खराब है, शारीरिक असमर्थता की वजह से वो उपाय नहीं कर सकता, तो ब्लड रिलेशन का कोई भी व्यक्ति, माता पिता भाई बहन, उसके निमित्त उपाय कर सकते हैं। पर दामाद ससुर के लिए उपाय नहीं कर सकता, दामाद ससुर के लिए उपाय नहीं कर सकता। तो कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनमें उपाय काम नहीं करते। पर जहां तक जैसे ब्लड पत्नी रिलेशन है। वाली बात है, अगर हेल्थ खराब नहीं है, भला चंगा है, तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा उसका। अच्छा अब वो हेल्थ अगर मानता सही ही, है, हेल्थ मानते ही सही नहीं है है, सब, मानता नहीं है तो उसका कोई मतलब कुछ कुछ नहीं हो सकता उसका? ना के बराबर। उसके 10-20% मतलब आ जाए रिजल्ट तो मैं कुछ कह नहीं सकता। उसकी बुद्धि पे जैसे पाप प्रभाव है ग्रहों का, सर मैं वही कह रहा हूँ ना, बहुत कम प्रभाव तो वो पड़ता खुद नहीं करेगा तब तक असर नहीं होगा। है। हाँ बहुत कम, ना के बराबर। अच्छा। है ना, वो कई बार हो जाए कोई दशा में, कोई प्रत्यंतर दशाई कोई ठीक ठाक सी आ जाए, महीने 1.5 महीने के लिए कुछ रिजल्ट दिख जाए, तो मैं कह नहीं सकता। अदरवाइज हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है ना के बराबर। अच्छा। और सर जिसकी कुंडली नहीं है उसके लिए कैसे विश्लेषण होगा? जिसकी कुंडली नहीं है, हस्तरेखा है, हस्तरेखा करवा सकते हैं। प्रश्न कुंडली है, प्रश्न कुंडली के द्वारा पूछा जा सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत सारे साधन। अच्छा एक प्रश्न और था आचार्य जी। वृषभ हम्म। लग्न की कुंडली है हम्म। तो उसमें लग्नेश शुक्र है जी। और रोगेश भी है शुक्र, तो शुक्र का रत्न लाभप्रद होगा क्या उसके लिए? क्योंकि अगर लग्नेश को 101%। बलवान करेंगे। हाँ। 101%। 101%। अच्छा रोग रोग तो नहीं बढ़ेगा उसका, क्योंकि रोगेश भी है वो, नहीं नहीं, क्योंकि ऐसे और नहीं मूल त्रिकोण होता, राशि भी उसकी। ऐसे नहीं होता चंदन जी, ऐसे नहीं होता। ऐसे तो आप एलोपैथ की कोई भी दवाई लें, छोटी से छोटी दवाई लें और गूगल पर डालें साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन्स, आप वो दवाई खा ही नहीं सकते। जिसको सबसे सेफेस्ट अच्छा। दवाई माना जाएगा ना, खून पतला करने की दवाई होती है इकोस्प्रिन। आप इकोस्प्रिन के भी साइड इफेक्ट खोजने लगेंगे ना गूगल के ऊपर, तो आप वो दवाई खाना बंद कर देंगे। तो ऐसे हर चीज के साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए ग्रह के भी साइड इफेक्ट होते हैं। पर अगर कोई भी अच्छा। लग्नेश है तो लग्नेश जी। सदैव हितकारी, एक सूत्र है, लग्नेश सदैव हितकारी। तो ग्रह अच्छा सबसे पहले लग्नेश का रोल अदा करता है, फिर उसके अच्छा। बाद बाद वो में कुछ रोगेश, करे, फिर बाद में बाद में वो रोगेश जो होगा करे। थोड़ा बहुत। अच्छा। तो बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जो एक भाव अच्छे के मालिक होंगे, एक कमजोर के मालिक, मतलब खराब के मालिक होंगे।
जी 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 तो ऐसे तो फिर वो रत्न धारण जी नहीं जी होगा। और रत्न धारण कभी भी इस तरीके से नहीं होते, स्थिति के अनुसार होते। कभी रत्न धारण के ऊपर भी मैं कोई वर्कशॉप लूंगा, जब जा करके समझ में आएगा, लोगों को हाँ बहुत सर, उसमें ज्यादा ज्यादा क्लैरिटी मिसकंसेप्ट। नहीं है। अब एक जैसे वृषभ व्यक्ति लग्न है, की कुंडली में, एक व्यक्ति हैं, सिंह लगन के व्यक्ति हैं, और उनका शुक्र और बुध तीसरे भाव में बैठा है। मैंने उनको पन्ना और हीरा पहना रखा है, उनको नौकरी में बहुत बड़ी समस्या आ गई। मैंने कहा आप पन्ना और हीरा हाँ, पहनो और किसी ज्योतिषी के पास मत जाना और उनकी बात मत सुनना, कहें तो भी मत निकालना, कुछ हो जाए तो बता देना। 3 साल हो गए आज तक, मस्त हैं, प्रमोशन हो गई है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और जो समस्या आई थी, जो संकट का पहाड़ आया था, वो भी तक। तो ये अच्छा अनुभव के ऊपर बात है, ये चीज। जी तो बहुत सारे सूत्र हैं, केवल लगन पंचम नवम से ही रतन नहीं धारण कराया जाता, बहुत सारे तरीके होते हैं। वो अच्छा। स्थिति देखी जाती है, फिर जाके समझ में आएगा। ठीक है। अब जैसे वृषभ लग्न की कुंडली में जैसे बुध पंचमेश भी है और उच्च के हैं मान लीजिए। चंदन जी, आप मेरा आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन का कोर्स ऐप से लो, उसमें मैंने जी बहुत डिटेल में ये भाव की बातें बताई हुई। ये आपका जी जो प्रश्न है ना, ये बहुत ही बेसिक प्रश्न है, जी जी क्योंकि जी जो मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, एक ग्रह अच्छे भाव का मालिक है और एक बुरे भाव का भी मालिक वही है। जी अब जी। दोनों का मालिकाना हक उसी के पास आ गया, तो अब इसका कैसे फैसला करें? तो कौन कौन। हाँ, तो ये एक बहुत लंबी विस्तार से बात है। ये आप सिस्टमेटिक जी वे जी से जी बेसिक कोर्स के बाद आप, और वैसे ही आप वैदिक ज्योतिष सीख रहे हैं, तो मैं कहूंगा जी कि ऐप में हमारा एडवांस आर्ट ऑफ प्रेडिक्शंस है, उसमें एक बार जाएंगे तो ऐसे प्रश्न विद्यार्थियों ने बड़े उठाए हैं, और उसका मैंने बड़ा डिटेल में जवाब दिया जी सर, करेंगे सर उसको। है। हाँ जी, जी ओके। हाँ, वंदना जी। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मेरा एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जी ये जो हम कुंडली देखते हैं, लग्न कुंडली, और जी एक होती है चलित, तो जी इसमें अगर हम देखते हैं तो ग्रह बिल्कुल टोटली डिफरेंट हाउसेस में चले जाते हैं कभी कभी। अच्छा। तो आप मुझे बताइए कि कैसे इसको हम रिलेट कर पाएंगे, या कौन सा, मतलब कैसे इसको हम सोचे कि ये एक्चुअल ग्रह की स्थिति क्या है। एक्चुअल ग्रह की स्थिति के लिए D1 चार्ट, अच्छा। और अगर आपको नमांशा कुंडली समझ में आ जाता है, तो आपको चीज एकदम क्लियरिटी से स्पष्ट समझ में आ जाएगी। ये अच्छा। जब निर्यन चलित चला करता था, या ज्यादा वो अच्छा माना जाया करता था, जब हमें नमांशा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां नहीं, तभी तो नमांशा बड़ा डिटेल में सिखाया जाता है, कोई टेंशन वाली बात। अच्छा, तो मतलब जैसे मैं आपका लाल किताब का कोर्स कर रही हूँ, जी। उसमें मैंने देखा कि कुछ ग्रह फर्स्ट हाउस में है और नवमांशा में वो चेंज हो गए, या नहीं नहीं, अगर आप लाल किताब की बात कर रहे हो, तो मैं कहूंगा लक्षण मिलाई, फिर मैं अच्छा नमांशा की बात नहीं करूंगा उसमें, क्योंकि उसमें नमांशा नहीं देखा जाता। फिर अच्छा तो लाल किताब के सूत्र ही बहुत सफिशिएंट हैं, आपको लक्षणों से ही पता लग जाएगा, चीजें अपने आप ही स्पष्ट समझ में आ जाए। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे एक व्यक्ति आए जिसके नवम भाव में गुरु उच्च के थे, हम्म पर उसके पास गुरु उच्च के वाले कोई परिणाम, ना तो वो विद्वान था, ना उसके पास हम्म अच्छी एजुकेशन थी, ना वो ज्ञानी आदमी था, और हम्म उल्टा सीधा खान पान भी उसके साथ था। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कहीं ना कहीं गुरु इम्प्योर है। तो हम्म। लाल किताब ने बड़े सूत्र बता रखे हैं कि गुरु की इम्प्योरिटीज को कैसे चेक करना है, वहीं से पता चल जाता है। अब उन्हीं का जो है गुरु देखें तो चलित के अंदर, फिर वो अष्टम भाव में चला गया। परंतु ऐसा नहीं कि वो हमें चलित में जाकर के ही पता चलेगा, वो तो आपके लगन कुंडली में ही पता चल जाएगा, अगर प्योर होगा तो भी और इम्प्योर होगा तो भी। हो सकता है कि गुरु 12वें भाव में बैठा हो, व्यक्ति इतना सात्विक हो कि बस पूछो मत बात। तो वो तो डिपेंड करता है ना कि भाई, जो सूत्र लाल किताब में समझा रखे हैं कि उनसे वो दूसरे 5वें 9वें 12वें में अगर वो ग्रह नहीं बैठे, प्योर होगा। अच्छा, दृष्टि में जैसे हम लाल किताब में जो दृष्टियां देखते हैं, वैसे ही हम वैदिक में भी देखते हैं। जी जी तो जी। 11वें में अगर कोई ग्रह नहीं बैठा, ना उसको कोई देख रहा है, ना उस पे कोई असर है, तो वो जब कोई भाव। ग्रह
वंदना जी, जब कोई ग्रह बैठा ही नहीं है तो वहां देखेगा कौन? हाँ नहीं, जैसे दृष्टि वाइज मैं बोल रही हूँ कि जैसे उसकी कोई भी ग्रह उस पे कोई दृष्टि नहीं डाल रहा है तो उससे जी कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, ग्रह सोया हुआ माना जाता तो उसको जगा भी सकते हैं या वह वैसे ही है। नहीं, ठीक है? अपने आप भी जाग जाता है, उसको जगाने की टेक्निक भी होती अपने आप वो ऐसे जाग सकता है कि जैसे वर्षफल में वहां पे कोई ग्रह है। वंदना बैठा जी, आके? अपने आप ग्रह जाग जाता है, एक स्पेसिफिक उम्र है। अगर आप मेरे उस कोर्स में हो तो ये मैंने बड़ा डिटेल से करवाया है और लिखवाया था हर स्टूडेंट को कि कौन सा ग्रह किस उम्र में जागता है या क्या करने से जाग जाता है, क्या काम करने से जाग जाता है। उस वीडियो को देखिएगा, आपके सभी के आंसर मिल जाए। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, नमस्ते ओके। सर। हाँ योगेश जी, सर नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी, मैं आपको एक अच्छी बात बोलता हूँ कि मैं आपका पूरा कोर्स लिया था लाल किताब का, और एक अच्छी बात और है कि मैंने पूरा वैदिक ज्योतिष भी सीखा था, बहुत और बढ़िया। बाद में आपका लाल किताब का 52 वीडियोस का मैंने एप्स के थ्रू लिया था। ठीक है। एंड करीबन 10 दिन पहले ही मैंने पूरा खत्म किया है उसको। मैं इसके लिए आपको नमस्कार कहता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा डिटेल में पढ़ाया है हमको, और जी जी, इतना अच्छा हमको धन्यवाद। ज्ञान दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मंगल ने सभी ग्रह के 12 भाव, किस्मत जगाने वाले ग्रह, टक्कर, युति, 35 साला चक्कर, सब इतना अच्छा है कि पूरा दिमाग में पूरा घुसा है। हम लोग अभी जी प्रैक्टिस कर रहे हैं सब। हाँ अभी जी, मेरे को प्रैक्टिस आपसे 2-3 क्वेश्चन सब ऐसा है कि 35 साला चक्कर के हम लोग डिपेंड करें कि अपना जो विंशोत्तरी दशा है उसके ऊपर डिपेंड है? योगेश जी, प्रैक्टिस के ऊपर है। 35 साल चक्कर पे भी डिपेंड करना चाहो तो बड़े आराम से कर सकते हो, उसमें भी वही सब चीजें निकलती हैं। और ये तो मैं स्टूडेंट की आसानी के लिए, क्योंकि अब होता क्या कि अब स्टूडेंट है ना वैसे नहीं आते। किसी जमाने में हमारे पास जो, जब सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो हमारे पास लाइव क्लास में जो लोग आते थे ना, वो बिल्कुल कोरी स्लेट की तरह आते थे, मतलब उनको बेचारों को कुछ नहीं पता होता था। तो उनको जो हम अपने कलम से लिख देते थे वो चीजें ठीक होती थी, तो उनको समझाना ज्यादा आसान था। आज के स्टूडेंट को समझाना मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत सारी जगह से बहुत कुछ दिमाग में घुसा करके आते हैं। अब उनको उन्हीं की भाषा में समझाने के लिए हमें फिर विषोत्तरी दशाओं का साथ लेना पड़ता है, कि ताकि उनको समझ में आ जाए। भाई ज्योतिष तो वही सेम है, आप चाहे विषोत्तरी दशा लगा लो, बस हमने प्रॉब्लम को डायग्नोज करने का फार्मूला बदला है बस लाल किताब में। जी जी गुरुजी, आपने जी गुरुजी आपने जितना लॉजिकल हमको समझाया ना साहब, ऐसा मैं समझता हूँ कि कोई और समझा नहीं सकता। तब मेरा और एक क्वेश्चन था कि मतलब आपने बताया कि 35 साल चक्कर मोर कंफर्टेबल कंपेयर टू द विंशोत्तरी दशा, है ना? डेफिनेटली। दूसरा साहब की अभी हम लोग को, अभी मैंने काफी करीबन मैं 3 साल से ज्योतिष सीख रहा हूँ। मैंने वैदिक सीख लिया, फिर लाल किताब भी सीख लिया, इतना सारा प्रैक्टिस भी कर लिया। मैं कम से कम 5-10 आदमी का वीक में देखता भी। मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, ये मेरा पैशन है। मैं ब्राह्मण आदमी हूँ साहब, योगेश भट्ट मेरा नाम है, और इसके लिए मैं कुछ चार्ज वगैरह भी नहीं करता हूँ, लेकिन काफी आदमी को हेल्प भी करता हूँ जी। तो और साहब इसको बढ़ाने के लिए, प्रमोशन के लिए क्या करना चाहिए साहब? बस प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, और कोई है ही नहीं, सूत्र ही नहीं है। अच्छा। और जुड़े रहिए बस, इससे ना। तब इसके अलावा मैं आपसे और एक क्वेश्चन करूंगा कि जो वैदिक पढ़ लिया मैंने, लाल किताब पढ़ लिया, तो और क्या साहब आप सजेस्ट करेंगे कि भाई मेरे को पामिस्ट्री पे जाना चाहिए या न्यूमरोलॉजी पे जाना चाहिए? यहाँ टिके रहिए कम से कम 2-3 साल, एक ही टॉप। हाँ, टिके रहिए, बिना टिके नहीं बात। जी साहब। ठीक है, थैंक यू आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। नमस्कार सर। सेशन समाप्त। नमस्कार सर। नमस्कार।